सर्वप्रथम महात्मा गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन लोगों का लाइफ देखिए बहुत ही जबरदस्त तरीके से रहा है। एक तरह से ऐसे जिंदगी जी के गए हैं कि आज पूरा जो दुनिया इनको याद करता है। इनके जीवन में जो आइडियोलॉजी जो फॉलो करके चले हैं लोग, उनसे आप कुछ सीख सकते हैं और अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आपके जीवन का जो दशा और दिशा है दोनों बदलता हुआ नजर आएगा। तो हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गराज एजुकेशन। आज के इस क्लास का टॉपिक है इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। बात करेंगे हम लोग पार्ट नंबर 55 में। हमारा जो आज का मुख्य फोकस एरिया रहेगा वह सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन रहेगा। इसको आज देखने वाले हैं। क्वेश्चन तो ऐसे एक ही क्वेश्चन है, बट उसको मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। पीडीएफ और क्विज टेलीग्राम पर आपको मिलता है, तो वहाँ पे लर्नर्स गराज एजुकेशन सर्च कर लीजिएगा, खुल के आ जाएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा। एग्जाम के लिए काफ़ी फ्रूटफुल चीज़ें मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ आपके साथ। बाकी जो आपके एनालाइज के लिए जो खासकर जीएससी सीजीएल के बारे में बात करें तो एनालाइज करके 2 बजे का वीडियो आता है। थोड़ा लेट होता है, कुछ प्रॉब्लम के चलते हो जाता है, मटेरियल हो चाहे नॉइज आता है तो उसके चलते देर हो जाता है, बट वीडियो मिल जाता है। कभी कभी नहीं भी आता है, बट इसका जो टाइमिंग है 2 बजे के रखा हूँ ताकि उसके आसपास वीडियो को अपलोड किया जा सके। तो इस क्लास को आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए, आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहने वाला है। अदर एग्जाम से भी, खासकर जेएसएससी बोलें, जेपीएससी बोलें, एसएससी सीजीएल बोलें, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको डाला जाता है। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव क्लास रहता है और इंपॉर्टेंट भी रहता है, तो उसको जरूर ज्वाइन कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 55। ये क्वेश्चन जेएसएससी असिस्टेंट सेक्रेटरी 2015 में आया था और इसको देखिए कि क्या मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ उससे फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। पहला क्वेश्चन है, इन ईच ग्रुप ऑफ नाउन्स बिलो ओनली नाउन इज इन द सिंगुलर फॉर्म, चूज द करेक्ट नाउन। उस नाउन को बताइए जो कि सिंगुलर फॉर्म में है। पोटैटोज, टॉयज, मीजल्स या फिर ऑडियोज। देख के तो कंफ्यूजन हो गया होगा कि कौन इसमें सिंगुलर है, सारा लास्ट में एस लगा हुआ है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। अगर मेरा लेक्चर ध्यान से सुनते होंगे तो इसका आंसर बन जाएगा, आंसर मीजल्स हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं आपको बताया था कि जो नेम ऑफ डिजीजेज होता है वह हमेशा सिंगुलर होता है। नेम ऑफ बुक्स होता है वो भी सिंगुलर होता है। नेम ऑफ कोई कंट्री है उसके लास्ट में एस लगा हुआ है तो भी वह सिंगुलर होगा। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स बताया था तो वह ग्रुप ऑफ वहाँ पे स्टेट्स है, इसीलिए स्टेट लगा हुआ है, स्टेट्स लगा हुआ है। वह एक कंट्री है तो उसको सिंगुलर ही माना जाएगा। उसी तरह से मीजल्स, खसरा एक रोग होता है तो रोग का नाम है, सिंगुलर होगा। मम्स बताया था, रिकेट्स बताया था, सारे जो है सिंगुलर नाउन में काउंट किए जाते हैं। बाकी नाउन में एस और ईएस लगाने के बाद यह जो है प्लुरल बन जाता है। देखिए डिस्टर्बेंस ऐसे होता है, पता नहीं। देखिए जब कौवा जो आपका कर्ण पट्टिका पर जो ध्वनि पड़ रहा है, ये डेली इतना ही टाइम में आता है, पूरा एकदम शोर मचा के जाता है। देखिए इस तरह से होता है कहानी। तो वीडियो रिकॉर्ड करना आसान नहीं होता है, थोड़ा कष्ट होता है, जिस चलते थोड़ा लेट हो जाता है। फालतू की बातें नहीं करता हूँ मैं, इसीलिए ये सब समझिए कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहता है। सब जो वीडियो लोग बनाते हैं पता होगा थोड़ा बहुत आप लोग को। मीजल्स इसका सही आंसर हो गया ना, समझ गए? तो इसको ध्यान रखिएगा। नाउन में सीएस लगने पर यह प्लुरल बन जाता है। तो अच्छा क्वेश्चन था, पढ़ा चुका था। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम एंड फ्रेज। जो इडियम और फ्रेज है उसका मीनिंग बताइए। ये भी क्वेश्चन यहाँ पे है जो मेंशन किया हुआ है, आप लोग देखते चलिएगा। डोंट लुक अ गिफ्ट ऑफ हॉर्स इन द माउथ। थोड़ा सा अगर मार्केट से बुक लाते हैं ना ध्यान से रखिएगा, उसमें गलत भी रहता है ना, थोड़ा बहुत मिसप्रिंट रहता है। डोंट लुक अ गिफ्ट ऑफ हॉर्स इन द माउथ। एवॉइड लुकिंग एट अ हॉर्स, यानी कि घोड़ा पर आपको नहीं देखना है, उसको एवॉइड करना है। डोंट क्रिटिसाइज और डाउट समथिंग दैट इज गिफ्टेड टू यू। जो आपको गिफ्ट मिला है उसको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। डोंट एक्सेप्ट गिफ्ट, यानी कि जो गिफ्ट है उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना है। और डोंट एक्सेप्ट गिफ्ट और हॉर्स, तो घोड़े और गाय दिए जाते थे पुराने जमाने में, ज़्यादातर गाय दिया जाता था, तो उस सबको आपको एक्सेप्ट नहीं करना अगर गिफ्ट मिलता है तो। क्या इसका मीनिंग है इस इडियम का? देखिए अगर मैं इस इडियम का मैं बताऊं मीनिंग जो आप जानते हो तो आप लोग इसको अच्छे से कनेक्ट कर पाइएगा। जैसे दान में दिया गया बचिया का दांत नहीं देखा जाता, समझते हैं? दान में दिए गए बचिया का दांत नहीं देखा जाता है, ये इसका मीनिंग है। यानी कि कोई ऐसा चीज़ जो आपको फ्री में मिलता है उसको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। तो डोंट क्रिटिसाइज और डाउट समथिंग दैट इज गिफ्टेड टू यू। जो गिफ्ट मतलब क्या होता है, आपको फ्री में मिलता है, ओके। लेकिन आजकल कुछ कहानी थोड़ा गड़बड़ है। आज गिफ्ट होता है किसी का बर्थडे में तो अगला बार आपको भी लेके जाना पड़ता है, तो फ्री नहीं होता है आज का गिफ्ट, समझ रहे हैं बात को? तो जो गिफ्ट आपको मिला है तो उसको आपको क्या करना है, क्रिटिसाइज नहीं करना है, उस पर डाउट नहीं करना है। मीनिंग इसका यही होता है, दान में दिए गए बच्चे का दांत नहीं देखा जाता है। यह आपको अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्टिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करना है। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। पहले तो आपको टेंस का पहचानिए और बाकी ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिए। इज बीइंग है तो कोई ना कोई तो कंटिन्यूअस होगा, कोई ना कोई कंटिन्यूअस है। बीइंग वर्ड लग गया तो कंटिन्यूअस टेंस आएगा ही आएगा। सिर्फ फ्यूचर कंटिन्यूअस का अगर बोलें, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो और जितना भी परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसका पैसिव नहीं होता है। तो इस तरह से 4 ऐसे टेंस हैं जिसका जो है पैसिव नहीं होता है, तो टोटल 12 आता है। तो ऐसे 8 टेंस का आपको एक्टिव पैसिव बनाना होता है।
तो बीइंग है, तो बीइंग है तो आप लोग को पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं तो V4 लगेगा। जहाँ पे V4 नहीं होगा उसको चुपचाप आपको काट देना है बिना कुछ सोचे समझे। आंसर यही हो जाएगा। अगर बीइंग लगा हुआ है और अगर V4 नहीं है एक्टिव वॉइस में तो उसको काट देना है, क्योंकि बीइंग वाला में V4 आएगा ही आएगा। ओके, इसको देख लीजिएगा। यह पैसिव फॉर्म था, इसको एक्टिव में कन्वर्ट करना था। एक्चुअली में सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का रूल होता है एक्टिव वॉइस में। देखिए सब्जेक्ट प्लस आप लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, उसके बाद V4 के बाद ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है। ओके, और इसका जो पैसे बनाते हैं हम लोग तो इसका ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बन जाता है। इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब इजी हमारा यूज किया जाता है और इसके बाद एक वर्ड आता है बीइंग, ध्यान रखिएगा बीइंग, उसके बाद आता है V3। पैसिव वॉइस में V3 यूज होता है, इसको देख लीजिएगा। तो ये होता है, उसके बाद प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट है तो कॉमन चीज़ है, आप लोग को पता होगा बाई प्लस ऑब्जेक्ट यूज कर देना है। तो ये करेक्ट होता है। एक्टिव फॉर्म में हो गया ये एक्टिव वॉइस और ये हो गया पैसिव वॉइस। तो इस तरह से कन्वर्ट होता है। तो पैसिव फॉर्म ए था तो इसका एक्टिव फॉर्म ए हो जाएगा। इस तरह समझ लेना है। आंसर इसका बी हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ओमनीपोटेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, एसएससी में कितनी बार रिपीट हो चुका है यह ओमनीपोटेंट। ऑल नोइंग और पावरफुल, एवरलास्टिंग या फिर ऑल मर्सीफुल, क्या होना चाहिए? देखिए इसका मतलब होता है ओमनीपोटेंट मतलब होता है, पोटेंट मतलब क्या होता है? पोटेंट समझ में आता है आपको? पोटेंट मतलब एक पावर होता है, आप लोग पढ़े हैं पीएच वैल्यू, पी फॉर पोटेंट होता है जिसका मतलब पावर होता है। अब कहीं केमिस्ट्री कहाँ से आ गया? आएगा भाई, सब कनेक्टेड है। पीएच होता है, पी मतलब यहाँ पे पोटेंज होता है और पोटेंज मतलब पावर होता है ना, तो पोटेंट यहाँ पे पावर के लिए यूज किया जाता है। तो ओमनी पोटेंट मतलब होता है जो सर्वशक्तिमान हो, क्या हो? सर्वशक्तिमान हो, उनके लिए जो है से ओमनी पोटेंट यूज किया जाता है। इसके लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है अलमाइटी, समझे? MIGHTY, ये भी वर्ड यूज किया जाता है। तो अगर ऑल पावरफुल नहीं रहता तो यहाँ पे अलमाइटी यूज होता। आंसर इसका बी हो जाएगा। ओमनीपोटेंट मतलब ऑल पावरफुल, ऑल नोइंग जो जानता, सब कुछ जानता है उसको आप लोग सर्वज्ञ बोलते हैं, वन हु नोज एवरीथिंग, ठीक है? तो उसको ओमनी यहाँ पे ऑल नोइंग बोलते हैं। ऑल मर्सीफुल मतलब जो होता है ना कि जो बहुत ही ज़्यादा दयालु हो, काइंड हो, इस क्या हो? काइंड हो, दयालु हो, मर्सीफुल हो, उसको बोलते हैं आप लोग ऑल मर्सीफुल। एवर लास्टिंग मतलब तो परमानेंट होता है, लास्टिंग होता है। ओके, परमानेंट इस तरह से बोल सकते हैं। ऑल पावरफुल तो बता ही दिया। ऑल लिविंग जो सब कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ बोलते हैं, ठीक है? इसको देख लीजिएगा। आंसर इसका बी हो गया। ध्यान दीजिएगा, ओमनी पोटेंट और ओमनी प्रेजेंट ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं आपसे। एक होता है ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट मतलब जो सब जगह मौजूद हो ना, ओमनी प्रेजेंट होता है जो सब जगह मौजूद हो। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है अलग अलग एग्जाम में। एंटोनिम बताना है रिडिकुलस का, क्या होना चाहिए? रिडिकुलस मतलब होता है एक तरह का हास्यप्रद या फिर बेतुका टाइप का, ठीक है? ह्यूरिड, रीजनेबल, बेसलेस या फिर फॉल्टी, क्या इसका मीनिंग होना चाहिए? तो पहले मीनिंग तो बता दिया कि बेसलेस या फॉल्टी टाइप का चीज होता है। ओके, बेतुका टाइप का, एब्सर्ड बोल सकते हैं इसके लिए एक वर्ड, एब्सर्ड, ABSURD। तो इसका मीनिंग क्या चला जाएगा? अपोजिट मीनिंग। ऑब्वियसली रीजनेबल, जिसमें कोई रीजन हो, जिसमें कोई लॉजिकल चीज हो, उसको बोलते हैं। यानी कि रीजनेबल बोले, लॉजिकल बोले, रेशनल बोले, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। बाकी यहाँ पे जो वर्ड दिख रहा है ह्यूरिड, बेसलेस, फॉल्टी, कहीं ना कहीं इसके एंटोनिम सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो रेडिकुलस का सही एंटोनिम रीजनेबल भी होगा। रीजनेबल के साथ कुछ और भी वर्ड याद रखने, लॉजिकल और रेशनल, सबका मतलब होता है रीजनेबल जिसमें कोई सेंस है। सुनिए ना आप लोग, कोई सेंस है बाद में। आई एम ऑब्लाइज्ड विथ यू एंड योर इंटायर फैमिली फॉर शोइंग काइंडनेस एंड जेनरोसिटी टुवर्ड्स अस। इसमें किस पार्ट में एरर है आपको पता करना है, Q, P, R या फिर S में। इसका आंसर ना बी हो जाएगा, पी वाला पार्ट में एरर है। पता चला बी कि नहीं चला? चल जाना चाहिए था अब तक। आई एम ऑब्लाइज्ड विथ नहीं, ऑब्लाइज्ड टू का यूज होता है ना, इसको देख लीजिएगा। तो आई एम ऑब्लाइज्ड टू यू एंड योर इंटायर फैमिली, तुम्हारे और तुम्हारे पूरे परिवार के प्रति मैं काफ़ी ज़्यादा आभारी हूँ। क्यों? क्योंकि आपने काफ़ी जैसे काइंडनेस यानी कि दयालुता और उदारता को शो किया है, इसीलिए। तो ऑब्लाइज के साथ प्रीपोजिशन टू लगेगा, न कि विथ। आंसर देख लीजिएगा, बी हो जाएगा, पी वाले पार्ट में एरर था। क्वेश्चन नंबर 7 है आई लव द बिग डैश एंटीक कार। एंटीक वर्ड को समझने की कोशिश कीजिएगा। एंटीक मतलब होता है रिलेटेड टू ओल्ड टाइम्स, यानी कि पुराने जमाने का चीज, ठीक है? तो पुराने जमाने का चीज आया है तो वहाँ पे ओल्ड जो है सही वर्ड जाएगा। तो आई लव द बिग ओल्ड एंटीक कार, मुझे नए जमाने की कार पसंद नहीं है। ऑडियो अगर में 6-7 आदमी जाना हो तो दिक्कत हो जाता है ना। तो यहाँ पे सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एंटीक एक पुराना, इसका मतलब होता है ओल्ड ही सही वर्ड यहाँ पे जाएगा। फिर से एक एरर है और यह एसएससी सीजीएल टीयर 1 में 2020 में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन था। एक्चुअली में एग्जाम जो है कोविड-19 के चलते नहीं हो पाया था, 2021 में हुआ था ना, कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होना चाहिए।
मिस्टर राव आस्क्ड द न्यूकमर टू हिज ऑफिस इफ ही विल माइंडेड वर्किंग लेट दैट डे। किस पार्ट में एरर है? मिस्टर राव आस्क्ड द न्यूकमर इफ ही विल माइंडेड टू हिज ऑफिस वर्किंग लेट दैट डे। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है। इसमें एरर है पार्ट नंबर बी में। यहाँ जो विल माइंडेड दिख रहा है ना, एरर यहीं पे है। अब क्यों यहाँ पे एरर है इसको समझिए। अगर समझ में आ रहा होगा, मिस्टर राव आस्क्ड द न्यू कमर, यहाँ पे आस्क है यानी कि सेंटेंस लग रहा है कि इनडायरेक्ट स्पीच में है। समझ में आ रहा है? तो इनडायरेक्ट स्पीच में यहाँ पे लग रहा है ना, यस नो क्वेश्चन है। यहाँ पे इफ और वेदर यूज हुआ है। मिस्टर आस्क्ड द न्यू कमर टू हिज ऑफिस इफ ही विल माइंडेड नहीं होगा, यहाँ पे वुड लगेगा। विल का वुड में कन्वर्ट हो जाता है और माइंड ऐसे यहाँ V1 में आ जाएगा। वुड एक मॉडल जैसा कार्य करता है ना जी, तो मॉडल जैसा कि मॉडल के बाद V1 यूज होता है। तो यहाँ पे इफ ही वुड माइंड वर्किंग लेट दैट डे, देखिए दिस का भी दैट चेंज होता है। ऐसे दैट रहेगा तो दैट ही हो जाता है, बट चेंज होता है। तो इस तरह समझ में आना चाहिए कि यह सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच का था। यहाँ पे इफ और वेदर यूज होता है इनडायरेक्ट स्पीच में यस नो क्वेश्चन के लिए। याद होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो यस नो क्वेश्चन होता है उसके लिए इफ या वेदर यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जो टेंस चेंज होगा, ओके, और टेंस चेंज होगा तो यह विल के साथ यहाँ पे वुड, विल के लिए वुड और इसके साथ V1 यूज होगा। तो इस वाला पार्ट में एरर था, समझ में आना चाहिए। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है। देखिए आप लोग JCC CGL के एग्जाम को एनालाइज कीजिएगा तो मेनली रूप से बताया था आपको कि वोकैब से 8 से 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। अब 8-10 से क्वेश्चन में क्या क्या इंक्लूड रहेगा, ये जो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है वो भी दिखेगा। सिनोनिम्स, इंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेज और फ्रेजल वर्ब से भी क्वेश्चन रहता है। तो ये सारा वोकैब का ही सेक्शन है। हिंदी देखिए दोस्त इतना आसान नहीं है और इंग्लिश इतना आसान नहीं होता है। लैंग्वेज पेपर एक बहुत ही वास्ट सिलेबस है, तो इसकी इसीलिए मैं आपको इतना प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ऐसे तो आप लोग पास हो जाएंगे, बट जितना पढ़ा चुका हूँ, बट आप लोगों को प्रैक्टिस कंटिन्यू रखना है ना। छोड़ दीजिएगा तो बहुत सारी चीज़ भूल जाइएगा। 30% ही लाना है, बट यह आसान नहीं होता है बहुत लोगों के लिए। बाकी रीडिंग आप लोग करते रहिए, उससे फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हम लोग को यहाँ पे चूज करना है कि कौन है से इनकरेक्टली है। इनकंक्लूसिव, इम्पैकेबल, इनकैंडेसेंट और या फिर इनपरवियस। इनकैंडेसेंट वर्ड गलत है ना, इसका सही स्पेलिंग होगा इनकैंडेसेंट, IN उसके बाद CANDESCENT होगा। जो सी था ना यहाँ पे गायब कर दिया था, इसीलिए यहाँ पे एरर था। इनकैंडेसेंट मतलब होता है बहुत ज़्यादा चमकीला चीज़ होता है, ब्राइट होता है, उसके लिए यूज किया जाता है। आप लोग तो बल्ब देखे होंगे तो इनकैंडेसेंट बल्ब यूज किए होंगे। इम्परवियस, ये सारा वर्ड सही था, ये गलत था। सारे का मीनिंग देख लेते हैं। कंक्लूजन मतलब क्या होता है? कंक्लूजन मतलब कोई रिजल्ट पर आप लोग पहुँच गए। इन वर्ड लग जाता है, इसका मतलब अपोजिट मीनिंग हो जाता है उसका ना। इन जब लग जाता है तो मीनिंग उसका अपोजिट हो जाता है, जैसे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। इसका मीनिंग हो जाता है नो रिजल्ट। इम्पैकेबल मतलब होता है एररलेस या फिर परफेक्ट बोलिए, जिसमें कोई त्रुटि ना हो, यानी कि त्रुटिहीन। ठीक है, एरर परफेक्ट। जब मैं इम्पैकेबल को याद रखता था तो मुझे बहुत दिक्कत होता था। एक और वर्ड है, ध्यान दीजिएगा, इनोक्वस। इनोक्वस का मतलब हार्मलेस होता था। तो मैं बार बार इसमें कंफ्यूज कर जाता था ना जब याद रखता था कि यह हार्मलेस वाला के लिए था इनोक्वस के एररलेस के लिए था इनोक्वस। तो इसमें कन्फ्यूजन होता था, तो आप कन्फ्यूजन आप लोग मत रखिएगा। इनोक्वस मतलब हार्मलेस होता है। ये वर्ड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है एग्जाम में ना, SSC में बोले तो भर भर के आया है। और इम्पेकेबल मतलब एररलेस। तो एररलेस और हार्मलेस दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इनोक्वस और इम्पेकेबल दोनों वर्ड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकैंडेसेंट का मतलब आपको बताया था कि सी का एरर था, इसमें एक्सट्रीमली ब्राइट होता है इसका मीनिंग। इम्परवियस का मतलब होता है अनअफेक्टेड, जो किसी से अफेक्ट ना हो उसके लिए अनअफेक्टेड यूज किया जाता है। जैसे पानी में रहकर कमल का पत्ता जो है पानी से अछूता रहता है। समझ गया? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। वर्ड है सीमर, इसका सिनोनिम बताना है। क्वेक, सेक, साइन या फिर सीवर। क्या होना चाहिए? देखिए सीमर का मतलब होता है ना चमचमाना, तो उसका साइन सही मीनिंग चला जाएगा, सिनोनिम पूछा था तो देख लीजिएगा। जो साइन होता है इसका मतलब सीमर होता है। ट्विंकल बोले, फ्लेयर बोले, सिलनेट बोले। देखिए सिंटिलेट जो वर्ड लिखा हुआ ना, SCINTALLAT, ये वो वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिंटिलेट मतलब होता है चमकना, ब्राइट ना, इसको देख लीजिएगा। तो यही सीमर का सिनोनिम्स हो जाएगा साइन। बाकी क्वेक, सेक और सीवर, ये सब का मतलब होता है हिलना डुलना ना। क्वेक मतलब अर्थक्वेक तो नाम समझना होगा। अर्थक्वेक मतलब भूकंप होता है, कम मतलब कांपना, यानी कि ट्रेम्बल करना। ट्रेम्बल मतलब थरथराना, कांपना। तो सारा इसका सिनोनिम्स हो जाएगा क्वेक, सेक, ट्रेम्बल, सीवर। इसको देख लीजिएगा। सही आंसर सी साइन हो गया। सीमर मतलब चमकना। वर्ड बताइए, अ फैमिली ऑफ यंग बर्ड्स।
और फैमिली ऑफ यंग बर्ड्स को क्या बोलते हैं? ऑफस्प्रिंग, लिटर, किड्स या फिर ब्रूड। सही आंसर इसका डी हो जाएगा ना। ऑफस्प्रिंग तो जनरल सेंस में आप लोग यूज करते हैं संतान के लिए, ठीक है, मैन के लिए भी यूज किया जाता है। लिटर मतलब क्या होता है? लिटर मतलब होता है कि जब बीट्स ऑफ पेपर, आप लोग पेपर को फाड़ फूड़ के बहुत ज़्यादा इधर उधर फैला देते हैं इन्वायरमेंट में, तो उसको लिटर बोला जाता है। तो टीचर लोग बोलते भी हैं कि इधर उधर लिटर नहीं करना है, ठीक है। और किड्स मतलब तो यूज आप लोग समझते हो बच्चों के लिए यूज किया जाता है। सारा मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। बीट्स ऑफ पेपर, और ध्यान दीजिए पेपर एक अनकाउंटेबल नाउन है, पेपर का पेपर्स नहीं बनता है। इसको बनाने के लिए आप लोग को बीट्स ऑफ पेपर यूज करना पड़ेगा ना। यह नाउन सिंगुलर होता है और काउंटेबल नेचर का भी होता है, इसको एस लगा के पोलर नहीं बनाते हैं, ठीक है, समझ गए। आंसर डी हो जाएगा, ब्रूड होता है और फैमिली ऑफ यंग बर्ड्स। अनकैनी का सिनोनिम बताइए जरा। अनप्रोटेक्टेड, मिस्टीरियस, एक्सपोज्ड और या फिर प्लेन। देखिए अनकैनी जो होता है इसका मतलब होता है मिस्टीरियस, इसको ध्यान रखिएगा, मिस्टीरियस। और देख लीजिए अनकैनी मतलब होता है मिस्टीरियस, और एक वर्ड है देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड था इसीलिए आपको समझ बता दिया, EERI, ईरी। ये जो है इसका मतलब ही मिस्टीरियस ही होता है। तो देख लीजिएगा थोड़ा और टाइप का वर्ड है ना, EERI। जो अनप्रोटेक्टेड यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्सपोज लिखा हुआ है, प्लेन। प्लेन मतलब क्या होता है? जो मिस्टीरियस ना हो, सीधा साधा हो। अनप्रोटेक्टेड मतलब जिसको प्रोटेक्ट करके नहीं रखा गया हो। एक्सपोज मतलब जो सामने हो दिख रहा हो, उसको बोलते हैं एक्सपोज हो गया। ही वॉज एक्सपोज, उसका पूरा खुलासा कर दिया गया, ठीक है, उसका जितना भी रहस्य था सबसे उजागर हो गया। तो इसका मतलब है कि जो अनप्रोटेक्टेड, एक्सपोज और प्लेन है, ऑप्शन ए, सी और डी, सारा का सारा इसका एंटोनिम हो जाएगा, समझ में आना चाहिए। आंसर इसका बी हो गया। क्वेश्चन 13 है, इट इज मिसलीडिंग टू इमेजिन दैट कंप्यूटर्स कैन थिंक सेम लाइक ह्यूमन्स बीइंग। क्या गड़बड़ है इसमें, पता चल रहा है? टू इमेजिन दैट वाला पार्ट में, सेम लाइक ह्यूमन बीइंग्स वाला पार्ट में, कंप्यूटर्स कैन थिंक में, या फिर इट इज मिसलीडिंग, किसमें एरर है? इसमें एरर है यहाँ पे सेम लाइक ह्यूमन बीइंग्स ना, सेम लाइक ह्यूमन बीइंग्स वाला पार्ट में एरर है। लाइक मतलब क्या होता है? के जैसा। सेम मतलब भी कहीं कहीं उसी के जैसा मीनिंग आता है। तो सेम लाइक आप लोग को यूज नहीं करना है। मैं बहुत सारे आपको वर्ड बता चुका था कि काइंडली के साथ रिक्वेस्ट आपको वर्ड यूज नहीं करना है, ठीक है। और बताया था कि क्या बोला था, हाँ, डिस्कस के साथ अबाउट वर्ड यूज नहीं करना है। डिस्कस का मतलब ही होता है टॉक अबाउट, तो डिस्कस के साथ अबाउट करके देगा तो वहाँ पे इसका गलत हो जाएगा यूज, सुपरफ्लुअस यूज होता है। तो उसी तरह से सेम जो है से के साथ लाइक आपको यूज नहीं करना है। सेम लाइक की जगह पर, सेम और लाइक मतलब एक ही जैसा होता है, सेम है या लाइक है एक ही जैसा है, तो दोनों सिमिलर मीनिंग का वर्ड था, तो एक जगह पे यूज करना हमको क्या जरूरी है? लाइक को यहाँ से हटाइए और सेम के साथ एज वर्ड डाल दीजिए, इसका मीनिंग सही हो जाएगा, सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा। तो इट इज मिसलीडिंग टू इमेजिन दैट कंप्यूटर्स कैन थिंक सेम एज ह्यूमन बींग्स, यानी कि ह्यूमन बींग के जैसा सोच सकता है। सेम एज लगेगा न कि लाइक लगेगा। लाइक और सेम का मीनिंग एक ही होता है, एक ही जैसा, तो वहाँ पे इसको हटाना पड़ेगा। ओके, ऑप्शन बी में एरर था, एज लगाइए लाइक की जगह पर और सेंटेंस ग्रामेटिकली सही। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, पुनः एक इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड आ गया है, रिव्यू, डिसीव, रिसिप्ट, परसीव या फिर रिसीव। ऐसे सीजल 2020 में आ चुका है क्वेश्चन, रिसीव ऑप्शन में नहीं था, यहाँ पे जानकारी के लिए ये भी डाल दिया हूँ। सही आंसर इसका हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा रिसिप्ट ना। सी जो है से गलत है, इसका सही इसका स्पेलिंग होगा RECEIPT ना, बाकी सबका स्पेलिंग सही है, देख लीजिएगा। स्पेलिंग से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आसान नहीं होता है, बहुत टफ होता है सब। रिव्यू, डिसीव, रिसिप्ट, रिसिप्ट मतलब बिल होता है, उसको रिसिप्ट अपना बोलते हैं, तो ठीक है, तो उसको समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन से सब्स्टिट्यूट करना है अंडरलाइन पार्ट को, यानी कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। द चीफ सेक्रेटरी ऑफ झारखंड कौन है? सुखदेव सिंह ना, देख लीजिएगा। और चीफ मिनिस्टर के राजीव अरुण का। गेव वेरी लेस इंफॉर्मेशन टू द CM अबाउट द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, तो जो चीफ सेक्रेटरी है झारखंड के, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में चीफ मिनिस्टर को बहुत ही कम जानकारी दी है, सिंपल पास्ट का टेंस है। तो ये जो वेरी लेस इंफॉर्मेशन है, क्या इसको जो गेव भी होना चाहिए, इसमें थोड़ा गलत है, गेव तक होना चाहिए। जो गेव वेरी लेस इंफॉर्मेशन वाला पार्ट है, इसको क्या इंप्रूव किया जा सकता है? गेव वेरी लेस इंफॉर्मेशन कर दिया है, गिव वेरी लेस इंफॉर्मेशन कर दिया है, गेव वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन है, या फिर नो सब्स्टिट्यूशन नीडेड है। पहला वाला पार्ट तो बिना सोचे समझे आप लोग भी टिक लगा सकते हैं, क्यों? क्योंकि अगर थोड़ा बहुत नॉलेज है नाउन का तो पता होना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन एक जो सिंगुलर नाउन है, और यह जो ऐसे एस और एस लगा कर प्लूरल नहीं बनता है, अनकाउंटेबल सेंस में यूज होता है, तो यह तो ऐसे ही कट गया।
गिव वेरी लेस इन्फॉर्मेशन, सिंपल पास्ट का यहाँ पे सेंटेंस है तो यहाँ पे गिव लगाना क्या जरूरी है, और लेस। और गेव यहाँ पे वेरी लिटिल इन्फॉर्मेशन है, कौन सा पार्ट में, क्या इंप्रूव कर सकता है कोई पार्ट, जी हाँ सी कर सकता है। ध्यान दीजिएगा लेस आप लोग कब यूज करते हैं, लेस जो होता है आप लोग अनकाउंटेबल के सेंस में यूज करते हैं, किसके लिए, अनकाउंटेबल नाउन के यूज करते हैं। और इन्फॉर्मेशन जो होता है सिंगुलर नेचर का होता है, तो आप लोग काउंट कर सकते हैं कि एक इन्फॉर्मेशन है, इसको अलग मतलब पुलर बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, बट एक काउंटेबल सेंस में यूज होता है। तो काउंटेबल के लिए आप लोग जो है से लेस का नहीं लिटिल का यूज कीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी इसको करेक्ट कर सकता है। ध्यान दीजिएगा लिटिल जो है से काउंटेबल के लिए यूज करना है आपको, और लेस जो है से अनकाउंटेबल के लिए यूज करना है, ठीक है, समझ लीजिएगा। तो इस तरह से एरर हो गया, मतलब जो सी पार्ट है इस सेंटेंस को रेक्टिफाई कर सकता है। क्वेश्चन 16 है, मीनिंग बताइए ऑन एज का। नर्वस एंड अनेबल टू थिंक, डूइंग एक्सरसाइज डेली, कीपिंग थिंग्स सेफली, और या प्लेइंग और टायरिंग गेम, यानी कि टायरिंग मतलब उबाऊ होता है, टायरिंग सम बोरिंग गेम उसको बोलते हैं टायरिंग गेम। तो ऑन ईज का मतलब होता है ना कि कोई अगर पर्सन ऑन ईज है, इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा नर्वस है, अनेबल टू थिंक है, यानी कि बहुत चिड़चिड़ापन फील कर रहा है और सोचने समझने की क्षमता उसका समाप्त हो चुका है, ठीक है। तो उसके लिए ऑन एज यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम नहीं होता तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑन एज हो गए हैं, ठीक है। मेनी स्टूडेंट्स ऑफ JSSC CGL आर ऑन एज, ओके, तो समझ लीजिएगा इस तरह से बना सकते हैं। अंडरलाइन पार्ट का आपको जो है जो यहाँ पे सेंटेंस में अंडरलाइन पार्ट है उसका पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। कुड आई हैव सम मोर कॉफी, कुड आई हैव सम मोर कॉफी, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब, इसमें एडवर्ब देखने को मिलेगा ना, इसको देख लीजिएगा। और यहाँ पे जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, मोर या कम या ज़्यादा कॉफी के बारे में बता रहा है, उसका क्वांटिटी के बारे में, तो एडजेक्टिव ऑफ यहाँ पे क्वांटिटी हो जाएगा, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। इसमें से कौन जो है एग्जाम्पल नहीं है, को जो ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का, को यहाँ पे था, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का एग्जाम्पल कौन नहीं है, फॉर, नोर, एंड या आफ्टर, यही था जो आपको थंबनेल में दिख रहा था। तो आज इसको डिटेल में डिस्कस करता हूँ। आंसर देख लीजिएगा इसका, यहाँ पे डी हो जाएगा, यह कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं, यह सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का एग्जाम्पल है। आइए आप देखते हैं डिटेल में स्लाइड को। आपको जब मैं हिंदी पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे आपको याद है कि जब मैं आपको मिश्र वाक्य पढ़ाया था तो वहाँ पे बार बार लिखता था सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज और प्रिंसिपल क्लाउज, याद आ रहा है किसी को, अगर लेक्चर देखते होंगे तो याद आ रहा होगा, सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज और प्रिंसिपल क्लाउज। तो ये जो सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज होता है वह किसी न किसी पर डिपेंड करता है, और जो प्रिंसिपल क्लाउज होता है अपना मीनिंग के लिए किसी पर डिपेंड नहीं करता है। और याद कीजिए जब मैं आपको संयुक्त वाक्य पढ़ा रहा हूँ, देखिए कनेक्ट करके पढ़िए, आप ये मत बोलिएगा कि हिंदी को पढ़ा है, समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ सके। जो सबऑर्डिनेट जो आपको संयुक्त वाक्य बताया था उसमें बताया था कि दो प्रिंसिपल क्लाउज यानी कि मुख्य उपवाक्य होता है और दोनों और से कनेक्ट होता है, एंड से, याद कीजिए बताया था कि और होगा, तथा होगा, एवं होगा, उससे कनेक्ट होता है। देखिए यहाँ पे एंड एक वर्ड मिल रहा है, तो समझ लीजिएगा कि एंड जो होता है से वहाँ पे बताया था कि दोनों के दोनों प्रिंसिपल होता है, उपवाक्य होता है संयुक्त वाक्य में, यानी जो प्रिंसिपल वाक्य होता उपवाक्य होता है वो अपने मीनिंग के लिए किसी पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये सारे जितने भी वर्ड्स आपको देखने को मिल रहा है, फोर हो, एंड हो, नोर हो, बट हो, एट हो, और हो, बिसाइड हो, अदरवाइज हो, सो हो, स्टिल, और भी बहुत सारे हैं। तो ये सारे जो है से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आते हैं, इनसे जो क्लाउज बनता है वह अपना मीनिंग के लिए किसी पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे आई केम एंड ही वेंट, समझ लीजिए, ध्यान समझिएगा, मैं एक सेंटेंस का एग्जाम्पल बता रहा हूँ। आई केम एंड ही वेंट, मैं आया और वह चला गया, समझ में आ रहा है। यानी कि मैं आया, ये जो सेंटेंस जो देखने को मिल रहा है, या इसे तो क्लाउज बोलेंगे, सेंटेंस नहीं बोलेंगे, ये जो क्लाउज आपको देखने को मिल रहा है, मैं आया किसी अपने मीनिंग के लिए किसी पर डिपेंड है, जी नहीं, नहीं है। और ही वेंट, वह चला गया, ये भी है पार्ट जो किसी के लिए मीनिंग पर डिपेंड है, नहीं है। और बीच में लगा हुआ क्या था, एंड, अब एंड कनेक्ट किया ना, तो एंड जो होता है ऐसे दो क्लाउज को कनेक्ट करता है जो कि अपना मीनिंग के लिए किसी पर डिपेंड नहीं होता है। तो ये सारा से आपको प्रिंसिपल क्लाउज बनता है, और वैसे कंजंक्शन को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोलते हैं, समझ गए, इसको देख लीजिएगा। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वही सारा होता है, आश्रित हो जाता है, इससे जो क्लाउज बनेगा वो अपना मीनिंग के लिए किसी पर डिपेंड रहता है। जैसे आफ्टर हो गया, हाउ हो गया, देन हो गया, व्हेन हो गया, ऑल्दो, इफ, दैट, वेयर, एज, इन ऑर्डर दैट है, दो है, विच है, एज है, मच, एज मच एज है, अनलेस, वाइल, बिकॉज, प्रोवाइडेड, अनटिल, हु, हुम, बिफोर, सिंस, व्हाट, हुएवर, हुमेवर, एटसेट्रा। तो ये सारा जो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का एग्जाम्पल है। इससे जो क्लाउज बनेगा अपना मीनिंग के लिए किसी एक सेंटेंस में किसी दूसरे जो है क्लाउज पर डिपेंड रहेगा, और वो दूसरा क्लाउज कौन होगा, वो होगा प्रिंसिपल क्लाउज, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा।
चलिए तो हो गया, चलते हैं। चलते हैं तो क्वेश्चन तो हो गया इसका, इसका भी एक एग्जांपल दे दिया जाएगा। जो सबनेटिव कंजक्शन है इसका भी एक एग्जांपल देख लीजिए आप लोग। जैसे देखिए, ही कुडंट अटेंड द क्लास बिकॉज ही वाज इल। अगर ऐसे बोले ही कुडंट अटेंड द क्लास बिकॉज ही वाज इल, तो वह बीमार था। बिकॉज ही वाज इल वाला पार्ट जो है सो वह एक सबनेटिंग क्लाउज आ जाएगा ना। तो ही कुडंट अटेंड द क्लास ये प्रिंसिपल क्लाउज हो जाएगा। बिकॉज ही वाज इल है वह होगा सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज का एग्जाम्पल। तो बिकॉज ही वाज बिकॉज ही वाज इल है क्योंकि वह बीमार था। अपना मीनिंग क्या दे रहा है? नहीं दे रहा है। वह क्लास अटेंड नहीं कर सका, इसको बोलिएगा तब जाकर उसका मीनिंग कंप्लीट होगा। अच्छा, ये बात था। समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया तो बताइए, फिर स्पेशल क्लास ले लेंगे 5 या 10 मिनट का इस पर। चूज द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म। इनडायरेक्ट फॉर्म आपको बताना है। सेंटेंस है ही सेड टू मी यू मस्ट वियर फॉर्मल्स फॉर द ऑफिस मीटिंग। बोला जा रहा है कि वह बोला कि तुमको फॉर्मल पहनना चाहिए, फॉर्मल ड्रेस पहनना चाहिए। फॉर्मल ड्रेस के सेंस में यहाँ पे फॉर्मल्स यूज किया हुआ है। ऑफिस मीटिंग के लिए तुमको फॉर्मल ड्रेस पहनना चाहिए। क्या होना चाहिए? देखिए, यह पहला तरह का सेंटेंस है। अब तक मैं ऐसा इनडायरेक्ट स्पीच नहीं बताया हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। ये जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ध्यान देखिएगा, यहाँ पे ही सेड जो होगा, बाकी सारा ऑप्शन को इलिमिनेट कीजिए। ये सारा मैंने आप लोग इलिमिनेशन मेथड अच्छा से यूज कर सकते हैं। सेड टू है से टोल्ड में कन्वर्ट होता है, तो जहाँ भी टोल्ड आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा ना उसको हटा दीजिए। समझ गए? सिंपल सा कहानी है। उसके बाद टोल्ड जो है ना, एक जो है से ट्रांजिटिव वर्ब है, अपने साथ ऑब्जेक्ट लेगा ही लेगा। तो इसके साथ यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसको भी आप लोग एलिमिनेट कर लीजिए। तो देखिए बचा ए ही। तो इस तरह से भी आप लोग लगा सकते हैं। ज़्यादा दिमाग अगर नहीं लगाना है, थोड़ा बहुत भी नॉलेज है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, तो ऑप्शन को एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए। और जेएसएससी के एग्जाम में ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन थोड़ा हार्ड देते हैं, आसान नहीं देते हैं, हार्ड क्वेश्चन देते हैं। तो इसको देख लीजिए, सेड टू किस में कन्वर्ट हो गया? टोल्ड में। यहाँ पे मी था तो मी लग गया, दैट तो आता ही है। उसके बाद यू क्या है? यू जैसे सेकेंड पर्सन है, ठीक है। और सेकेंड पर्सन किसके अनुसार आता है? सेकेंड पर्सन यू आता है। फिर से इरेज करता हूँ, देखिएगा ना। सेकेंड जो पर्सन है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार आता है। ऑब्जेक्ट जो होता है से यहाँ पे मी है, और मी जब यहाँ जाएगा सब्जेक्ट के स्थान पर, तो एक्चुअली में यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में है, तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में बनेगा। तो मी का सब्जेक्टिव केस बनता है आई, तो यहाँ पे आई लगा दिया। उसका जो मस्ट दिख रहा है ना, मस्ट, उसका टेंस के अनुसार, जी भी मीनिंग के अनुसार उसको जो भी टेंस है आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपका रिपोर्टिंग वर्ब होगा, उसके अनुसार जो है आपको इसका हैड टू, हैज टू, हैव टू में कन्वर्ट कर देना होता है ना। तो यहाँ पे पास्ट टेंस था, इसीलिए यहाँ पे हैड टू लग गया। पास्ट में हैड यूज होता है, प्रेजेंट में हैज या हैव यूज होता है। समझ गए? तो ही टोल्ड मी दैट आई हैड टू वियर फॉर्मल्स फॉर द ऑफिस मीटिंग्स। इसको समझ लीजिएगा। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आ चुका होगा। मस्ट को मीनिंग के अनुसार चेंज कर दिया जाता है, हैव टू में, हैज टू में, या फिर हैड टू में। यहाँ पे पास्ट का रेफरेंस था तो इसको हमें हैड टू में चेंज कर दिया। ठीक है, समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास इज झारखंड इज वन ऑफ द लार्जर प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन इंडिया। झारखंड जो है कोल का लार्जर प्रोड्यूसर है, वन ऑफ द लार्जर प्रोड्यूसर है। वन ऑफ द लार्जर वाला पार्ट को इंप्रूव करना है अगर जरूरी हो तो क्या होना चाहिए? वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होना चाहिए, वन ऑफ द लार्जर प्रोड्यूसर होना चाहिए, वन ऑफ द लार्ज प्रोड्यूसर होना चाहिए, या फिर कोई जरूरत नहीं है? सही है आंसर। देखिए इसका ऑप्शन नंबर ये होगा, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होगा। वन ऑफ के बाद अभी कभी बात करते हैं, देख लीजिएगा, डिग्री आता है तो वह सुपरलेटिव डिग्री होता है। वन ऑफ के बाद सुपरलेटिव डिग्री आता है, और जो इसके बाद जो नाउन आता है वह प्लुरल नाउन आता है। इसका खास ख्याल रखिएगा। तो नाउन और प्रोनाउन अगर नहीं पढ़िएगा ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। आपको मैं पहले बता चुका हूँ, क्योंकि नाउन अगर नाउन आपको पता नहीं है कि कौन सिंगुलर कौन प्लुरल है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी नहीं बनेगा, क्योंकि वर्ब जो होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आता है। ओके, तो समझ में सब आना चाहिए। तो सारा चीज़ कनेक्टेड होता है, ग्रामर का पार्ट, इसीलिए जो है ये थोड़ा टफ बन जाता है सब टॉपिक। तो वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इसका सही हो जाएगा। यहाँ पे वन ऑफ के बाद लार्जेस्ट लगाया, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री, और उसके बाद जो प्रोड्यूसर है नाउन है, ये जो है यहाँ पे देखिए प्लुरल लगा हुआ है, यहाँ पे प्लुरल नहीं था, इसीलिए जो पार्ट नंबर ए है वही जो गिवन जो सेंटेंस का जो अंडरलाइन पार्ट है उसको इंप्रूव कर सकता है। कोई दिक्कत हो तो बताइए। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन इन इंडिया, जैसे अभी आज गांधी जयंती है, तो महात्मा गांधी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन इन इंडिया, ठीक है, या इन द वर्ल्ड भी आप लोग बोल सकते हैं। समझ गए? तो इस तरह से यूज किया जाता है। वन ऑफ के बाद सुपरलेटिव डिग्री एंड देन प्लुरल नाउन। दैट्स इट फॉर दिस क्लास। क्लास थोड़ा सा आज बड़ा हो गया क्योंकि चीज़ें डिस्कस करना था डिटेल में आज। तो कैसा लगा क्लास जरूर बताइएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा।
वीडियो को एक लाइक जरूर दे दें, थम्स अप, शेयर कर दें जो लोग पढ़ते हैं। सोसाइटी में एजुकेशन मोटिवेशन बढ़ाते रहिए। बाकी कनेक्ट रहिए, 2 बजे क्लास जरूर अटेंड कीजिएगा। थोड़ा बहुत लेट होगा बट वीडियो आता है, ज़्यादा कभी कभी मिस करता हूँ बट आपको मिल जाता है। तो कनेक्ट रहिए, पढ़ाई को जारी रखिए, छोड़िए मत, छोड़िएगा दिक्कत हो जाएगा, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ। ओके देन, तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए वंदे भारतम, जय हिंद।